आज कोई ज्ञान का वीडियो नहीं है यहाँ। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ। कहानी एक ऐसे इंसान की, एक ऐसे किसान की जो ये क्लेम करते थे कि उन्होंने स्टॉक मार्केट का कोड क्रैक कर लिया है। बात है 1875 की और कहानी है ओहायो के एक फार्मर सैमुअल बेनर की। सैमुअल को इकोनॉमिस्ट या मार्केट एक्सपर्ट नहीं थे, पर एक किसान होने के नाते उन्हें एक बात बहुत अच्छे से समझ आती थी। मौसम बदलता है तो फसल बदलती है, फसल बदलती है तो सप्लाई और डिमांड बदल जाती है और उसका सीधा असर प्राइसेस पर पड़ता है। इसी समझ के साथ उन्होंने कॉर्न और पिग प्राइसेस का पुराना डेटा देखा और नोटिस किया कि प्राइसेस बिल्कुल रैंडम नहीं थे, बल्कि एक साइकिल फॉलो कर रहे थे। बेनर ने ऑब्जर्व किया कि लगभग हर 11 साल में एक साइकिल रिपीट होती है, जिसमें 5 से 6 साल के गैप पर प्राइसेस पीक करते हैं। जब उन्होंने इस पैटर्न को सोलर एक्टिविटी से कंपेयर किया तो एक इंटरेस्टिंग कनेक्शन निकला। ये साइकिल सन के 11 साल के नेचुरल साइकिल से मैच करता है। बेनर का मानना था कि ये सोलर साइकिल क्रॉप यील्ड को अफेक्ट करती है, जिसका असर रेवेन्यू, सप्लाई, डिमांड और आखिर में प्राइसेस पर पड़ता है। ही गॉट सो कन्विंस्ड कि इसी आइडिया पर उन्होंने एक चार्ट बनाया जो आज बेनर साइकिल के नाम से जाना जाता है। और इस चार्ट पर उन्हें इतना भरोसा था कि उन्होंने क्लेम कर दिया कि ये साइकिल मार्केट के मेजर टर्निंग पॉइंट्स को 2059 तक प्रेडिक्ट कर सकता है। उन्हें लगा कि शायद उन्होंने मार्केट का कोड क्रैक कर लिया है। आज भी बेनर साइकिल का जिक्र काफी जगह होता है। कुछ लोग पास्ट के क्रैशेस देखकर बोलते हैं, देखो यहाँ बिल्कुल सही प्रेडिक्ट हुआ था। पर हम अक्सर सिर्फ वही प्रेडिक्शन याद रखते हैं जो मैच हो जाती है, और जो गलत होती है उन्हें क्वाइटली इग्नोर कर देते हैं। इसे कहते हैं सर्वाइवरशिप बायस। एग्जाम्पल के लिए बेनर साइकिल ने 1965 के आसपास टफ टाइम दिखाया था, लेकिन उस दौर में इकोनॉमी काफी स्ट्रांग रही और कोई बड़ा कोलैप्स नहीं आया। फिर 2019 में चार्ट ने पैनिक सिग्नल दिया, लेकिन एक्चुअल क्रैश 2020 में कोविड के टाइम आया। मतलब साइकिल ने सिर्फ डायरेक्शन ही नहीं, टाइमिंग में भी गड़बड़ कर दी। अब कई लोग कहते हैं कि 1800 जितने पुराने चार्ट की हेल्प से आज के फास्ट मूविंग ग्लोबल मार्केट को प्रेडिक्ट करना तो नाइंसाफी हुई। सही है, लेकिन अब अगला सवाल यह होना चाहिए कि आज कोई डेटा है, कोई तरीका है जिससे मार्केट प्रेडिक्ट किया जा सकता है? अगर हाँ, तो कैसे? दोस्तों, इंसान भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। सिमिलरली इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स भी कई टाइप के होते हैं। For the sake of this video, let us divide them broadly into 2 categories. एक वो जो इन्वेस्ट करके भूल जाते हैं, और दूसरे वो होते हैं जो हर मिनट अपना फोन चेक करते हैं। फोन चेक करने का कारण मार्केट के हर मूवमेंट पर जल्दी डिसीजन लेना, ताकि बाकी लोगों से पहले एक्शन लेकर मैक्सिमम प्रॉफिट कमाया जा सके। इसी को कहते हैं मार्केट टाइमिंग। आइडियल दुनिया में मार्केट टाइमिंग का मतलब होता है, अगर हमें जैसे पहले से पता हो कि कोई क्रैश आने वाला है, तो क्रैश के लोएस्ट पॉइंट पर बाय करो और जब मार्केट रिकवर होके ऊपर चला जाए तो टॉप के पास सेल कर दो। पर प्रॉब्लम यह है दोस्त कि आइडियल दुनिया मार्केट में एग्जिस्ट ही नहीं करती। रियल लाइफ में क्या होता है, जैसे ही क्रैश का सिग्नल मिलता है, इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स पैनिक में आकर तुरंत एग्जिट कर लेते हैं, ये सोचकर कि मार्केट और गिरेगा। और इसी वेट के चक्कर में जब मार्केट अचानक बाउंस बैक करता है, तब के बेस्ट डेज मिस हो जाते हैं। एंड यू नो द बिगेस्ट आयरनी हियर, आयरनी यह है कि मार्केट के सबसे बेस्ट डेज अक्सर पैनिक और क्रैश के आसपास ही आते हैं। जी हाँ, और मार्केट को टाइम करने की कोशिश में लोग रिस्क कम करने के बजाय रिटर्न्स ही सैक्रिफाइस कर देते हैं, और वो भी बहुत बड़े मार्जिन से। लेकिन अब हमें तो हर चीज का प्रूफ चाहिए, तो ठीक इसी नैरेटिव को प्रूव करने के लिए हमारी पूरी टीम लग गई निफ्टी 50 के पिछले 20 साल के डेटा को कलेक्ट करने के लिए, फ्रॉम 1 जनवरी 2006 टू 1 जनवरी 2026। मेहनत काफी थी, पर यह मेहनत ने बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हमारे सामने लाकर रख दी। कैसी चीज? कि मार्केट टाइमिंग आपको कितना महंगा पड़ सकता है। तो ये है हमारे निफ्टी 50 के पिछले 20 साल। इन 20 सालों में टोटल 4958 ट्रेडिंग डेज थे। अब मान लीजिए मैंने 1 जनवरी 2006 को सिर्फ 1000 इन्वेस्ट किए। पहले सिचुएशन में मैंने मार्केट को टाइम करने की कोशिश बिल्कुल नहीं की। 2006 से 2026 तक पूरे 20 साल मेरे 1000 इन्वेस्टेड रहे। अब इस पीरियड के बीच में मार्केट ने सब कुछ देखा। 2008 का लेमन ब्रदर्स और सब प्राइम क्राइसिस, जब ग्लोबल मार्केट्स कोलैप्स हुए, फिर 2016 का डीमोनेटाइजेशन जिसमें शॉर्ट टर्म करेक्शन आया, और फिर 2020 का कोविड क्रैश जब पैनिक पीक पे था। इन सब के बीच रहकर भी अगर मैं इन्वेस्टेड रहूं तो 20 साल बाद मेरे 1000 रुपए बन गए 9220, जो लगभग 11.75% CAGR के बराबर है।
लेकिन इतना ग्रोथ तो सबको मिलता है, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट टू टाइम द मार्केट, मतलब हमारी सेकंड सिचुएशन। जैसे ही मैंने देखा कि मार्केट क्रैश होने वाला है, मैंने तुरंत अपने 1000 निकाल लिए, वेट करती रही अच्छे दिन आने का, जिसके चलते जब मार्केट ने बाउंस बैक करके अपने बेस्ट डेज दिए, मैं वो मिस करती गई और इस मिस ने मुझे काफी नुकसान पहुंचाया। इन पूरे ट्रेडिंग डेज में से सिर्फ 5 दिन मिस करने पर मेरे 1000 सिर्फ 5900 ही बन पाए, जहां मुझे 11.7% का CAGR मिल सकता था। इस केस में मुझे सिर्फ 9.28% का CAGR देखने को मिला, लॉस ऑफ 36% ऑफ पोटेंशियल वेल्थ। ये फिर भी कम लग रहा होगा, ये सुनो, जब मैंने 10 बेस्ट डेज मिस किए, मेरा CAGR गिरकर सिर्फ 7.76% रह गया और 1000 रुपए सिर्फ 4360 रह गए, यानी आधे से ज्यादा वेल्थ गायब। जब टॉप 30 डेज मिस हुए तो CAGR और गिरकर 2.35% रह गया और 1000 सिर्फ 1590 बन जाते हैं, लगभग 83% पोटेंशियल वेल्थ लॉस। बट दिस इज स्टिल नॉट द वर्स्ट पार्ट। जब मैंने 50 बेस्ट डेज मिस किए तो CAGR नेगेटिव 1.47% हो गया। सही सुना आपने, नेगेटिव। मतलब 20 साल बाद भी आपके 1000 सिर्फ 740 रह जाते हैं। इन्वेस्ट भी किया, टाइम भी दिया, फिर भी स्टार्टिंग कैपिटल कम हो गया। अब आपको लगेगा कि यार 50 बेस्ट डेज कोई मिस थोड़ी ना करता है, लेकिन सर ये 50 दिन आपके पूरे 4958 ट्रेडिंग डेज का सिर्फ 1% ही है। 1% मिस करना इज क्वाइट पॉसिबल और सिर्फ 1% बेस्ट डेज मिस करने पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग सीधा लॉस में चली जाती है। इसमें भी जो एक बात ध्यान देने वाली है वो ये है कि पिछले 20 साल के टॉप 10 बेस्ट सिंगल डे रिटर्न्स देखें तो पता चलता है कि 10 में से 8 बेस्ट डेज क्रैश या पैनिक के पीरियड के आसपास आए थे, जैसे 2008 या 2020 का टाइम। और क्रैश के समय तो हर कोई पैनिक करता है। ये सारी चीजों का बॉटम लाइन ये है कि मार्केट को टाइम करने के लिए आपको एक नहीं 2 बार बिल्कुल सही होना पड़ता है। पहले सही टाइम पे सेल और फिर उससे भी ज्यादा मुश्किल सही टाइम पर वापस बाय करना। ज्यादातर लोग क्रैश में पैनिक सेल कर देते हैं पर बाउंस बैक के टाइम एंट्री ही नहीं ले पाते। और आयरनी ये है कि मार्केट के सबसे बड़े रिटर्न्स अक्सर इसी बाउंस बैक फेज में आते हैं। है ना इंटरेस्टिंग? अब हो सकता है कि इसका टेक अवे आप ये लो कि इन्वेस्टेड रहना इज द की, पर ये पूरा सच नहीं है। आप स्पेसिफिकली कौन से इन्वेस्टिंग स्टाइल को फॉलो करते हो ये भी बहुत मैटर करता है, जो सीधा आपके रिटर्न्स को इंपैक्ट करता है। नहीं समझे? चलो एक केस स्टडी देखते हैं। 4 दोस्त, प्रिया, ईशान, प्रकाश और धीरज। सेम एज, सेम करियर स्टेज, ऑलमोस्ट सेम सैलरी और सेम सपना है लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाना। हर कैलेंडर ईयर के स्टार्ट में इन चारों के पास 1 लाख आता है इन्वेस्ट करने के लिए। मान लेते हैं कि वो सभी फ्रेंड्स सिर्फ HDFC फ्लेक्सीकैप फंड में ही इन्वेस्ट करते हैं। ये सिलसिला 10 साल तक चलता है। मार्केट सेम, फंड सेम, टोटल इन्वेस्टमेंट भी सेम, 10 लाख। लेकिन फर्क सिर्फ एक चीज का है, इन्वेस्ट करने का स्टाइल। प्रिया जो हर कैलेंडर ईयर में समहाउ फंड के ईयरली लो पे इन्वेस्ट कर लेती है। ये काम वो 10 साल तक रिपीट करती है। रिजल्ट, प्रिया के 10 लाख ग्रो होकर लगभग 32 लाख बन जाते हैं, जो बनता है रफली 12.3% CAGR ओवर 10 ईयर्स। ये है बेस्ट केस सिनेरियो। लेकिन सच ये है कि रियल लाइफ में हर साल एग्जैक्ट लो पकड़ना लक होता है, स्ट्रैटेजी नहीं होती। अब आते हैं हमारे दूसरे दोस्त की तरफ, ईशान पे। ईशान मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं करता, हर साल बस कैलेंडर ईयर के फर्स्ट ट्रेडिंग डे पे इन्वेस्ट कर देता है। नो स्ट्रेस, नो टाइमिंग। इस सिंपल डिसिप्लिन का रिजल्ट ये होता है कि ईशान के 10 लाख ग्रो होकर अराउंड 28 लाख बन जाते हैं, मतलब रफली 10.7% का CAGR। नो परफेक्ट टाइमिंग पर काफी सॉलिड आउटकम। अब नेक्स्ट दोस्त है प्रकाश। इसे लोग पनौती प्रकाश भी कहते हैं। पता है क्यों? क्योंकि प्रकाश हर साल तब इन्वेस्ट करता है जब मार्केट ईयरली हाई के पास होता है। वर्स्ट पॉसिबल टाइमिंग हर सिंगल ईयर, मतलब इससे अनलकी कौन हो सकता है? फिर भी 10 साल बाद उसके 10 लाख ग्रो होकर लगभग 23 लाख हो जाते हैं, जो रफली 8.7% CAGR के बराबर है। ऑब्वियसली बेस्ट आउटकम नहीं है, पर ट्रस्ट मी वर्स्ट भी नहीं है। अब आता है हमारा आखिरी दोस्त, धीरज। ये इन्वेस्टर हमेशा परफेक्ट अपॉर्चुनिटी का वेट करते रहता है। कहता है कि मार्केट अभी तो बहुत महंगा लग रहा है, करेक्शन का वेट करते हैं। इसीलिए पैसा सेविंग्स अकाउंट में ही पड़ा रहता है। इस तरह हर साल कोई ना कोई रीजन मिल जाता है, कभी वैल्यूएशन का डर, कभी न्यूज का, कभी ग्लोबल टेंशन का। रिजल्ट, धीरज का पैसा बैंक अकाउंट के 4% से ही बढ़ता है, कंपाउंडिंग का बेनिफिट नहीं मिलता और 10 साल बाद हमारे धीरज के 10 लाख सिर्फ 15 लाख के आसपास ही बनते हैं। अब अगर रैंक करें तो रिजल्ट ऑब्वियस है, प्रिया सबसे आगे, ईशान सेकंड पोजीशन, पनौती प्रकाश थर्ड और धीरज सबसे लास्ट। पर इंटरेस्टिंग पार्ट रैंकिंग नहीं है, इंटरेस्टिंग पार्ट है उनके बीच का गैप। परफेक्ट टाइमिंग और वर्स्ट टाइमिंग के बीच का डिफरेंस लगभग 8-9 लाख का ही है, पर इन्वेस्टेड रहने और इन्वेस्ट ही ना करने के बीच का गैप इससे कहीं ज्यादा है। और यहीं से रियल लेसन निकलता है।
परफेक्ट टाइमिंग रिटर्न्स इंप्रूव कर सकती है, पर लॉन्ग टर्म वेल्थ का गेम डिसिप्लिन से जीता जाता है। यही एग्जैक्ट चीज HDFC फ्लेक्सी कैप का 10 ईयर का रोलिंग रिटर्न भी हमें बताता है। 10 ईयर रोलिंग रिटर्न डेटा एक सिंपल बात दिखाता है, अगर आप वर्स्ट पॉसिबल टाइम पे भी इन्वेस्ट करते हो तब भी मिनिमम रिटर्न अराउंड 5 to 6% रहा। एवरेज इन्वेस्टर को लगभग 14% मिले और बेस्ट टाइमिंग पर रिटर्न्स 21% से ऊपर गए। मतलब चाहे एंट्री कहीं भी हो, 10 साल इन्वेस्टेड रहने पर आप ओवरऑल एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होते हो। हेंस मार्केट प्रेडिक्ट करने से बेटर है बैड टाइम्स में भी इन्वेस्टेड रहना। तो दोस्त, बेस्ट टाइम ढूंढने का फायदा अक्सर वेट करने के नुकसान से काफी छोटा होता है। मार्केट का परफेक्ट बॉटम पकड़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बेस्ट अप्रोच ये है कि अपने गोल्स और रिस्क के हिसाब से प्लान बनाओ और मार्केट लेवल की टेंशन लिए बिना जितना जल्दी हो सके इन्वेस्ट कर दो। परफेक्ट एंट्री के वेट करने से बेहतर है इम्परफेक्ट तरीके से भी इन्वेस्टेड रहना, क्योंकि कंपाउंडिंग सिर्फ तब काम करता है जब आप मार्केट के अंदर होते हो। लास्ट में बस इतना ही कहना चाहूंगी कि यू कैन नॉट प्रेडिक्ट बट यू कैन प्रिपेयर। हाउ एग्जैक्टली कैन यू प्रिपेयर? पहला, सही फंड चूज करो, उसे टाइम दो, शॉर्ट टर्म वॉलिटिलिटी इग्नोर करो। टाइम के साथ मार्केट स्मूथ होता है और कंपाउंडिंग का इफेक्ट भी दिखने लगता है। दूसरी बात, शॉर्ट टर्म में मार्केट टाइमिंग रिटर्न रिस्क के साथ टैक्स का बर्डन भी बढ़ाती है, क्योंकि फ्रीक्वेंट बाय सेल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगाता है जो रिटर्न्स को क्वाइटली रिड्यूस करते रहता है, जबकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कम स्ट्रेस, बेटर टैक्स एफिशिएंसी और लंबा टाइम होराइजन के साथ ज्यादा रिटर्न आपके पास रहने देता है। तीसरी बात, वॉलेटिलिटी से लड़ना नहीं है, उसका यूज करना सीखना चाहिए। इसीलिए SIP एक पावरफुल टूल है। SIP ऑटोमेटिकली हाईज और लोज दोनों पर इन्वेस्ट करवा देता है, बाइंग कॉस्ट को एवरेज करता है और इन्वेस्टर को गलत टाइमिंग के प्रेशर से दूर रखता है। और चौथी चीज, एसेट एलोकेशन। सिर्फ इक्विटी में ऑल इन जाना या पैनिक में इक्विटी छोड़ देना दोनों एक्सट्रीम्स हैं। आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से इक्विटी, डेट और कैश का बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है, ताकि पोर्टफोलियो हर मार्केट फेज में स्टेबल रहे। और लास्ट बट क्रिटिकल पॉइंट, रीबैलेंसिंग। जब मार्केट्स रैली करती हैं तो थोड़ा प्रॉफिट बुक करके सेफर एसेट्स में शिफ्ट करना चाहिए, और जब मार्केट्स गिरती हैं तो इक्विटी का वेट वापस बढ़ाया जा सकता है। यह डिसिप्लिन आपको हाई पे ओवर एक्सपोज्ड और लो पे अंडर इन्वेस्टेड होने से बचाता है। ऑल्सो अनदर की इज मार्केट सेंटिमेंट। कभी ऑप्टिमिज्म मार्केट को ड्राइव करता है तो कभी फियर। हमें ऑब्जेक्टिवली कैसे पता चले कि मार्केट फियर में है या ग्रीड में? इसीलिए मार्केट मूड इंडेक्स यूज होता है, जो 0 से 100 के स्केल पर मार्केट का इमोशनल फेज दिखाता है। MMI और फियर एंड ग्रीड इंडेक्स का यूज मार्केट प्रेडिक्ट करने के लिए नहीं होता, बल्कि इमोशंस को कंट्रोल करके लॉजिकल डिसीजंस लेने के लिए होता है। ये सब कंक्लूड करके एक बात क्लियरली समझ आती है कि इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ा एज टाइमिंग द मार्केट नहीं, बल्कि टाइम इन द मार्केट होता है। तो ये था हमारा वीडियो ऑन डज टाइमिंग मैटर इन इन्वेस्टमेंट। आई होप आपको इसका जवाब मिल गया हो। हमने शुरुआत में देखा कि कैसे टाइमिंग एंड मिसिंग बेस्ट डेज ऑफ द मार्केट कैन लार्जली इंपैक्ट योर रिटर्न्स, और नेक्स्ट हमने देखा कि एक प्रैक्टिकल केस स्टडी जिसमें साफ दिख रहा है कि इन्वेस्टिंग स्टाइल भी रिटर्न्स को इंपैक्ट करते हैं। बट हैविंग सेड दैट, इन्वेस्टेड रहना फिर भी इन सब का सोल्यूशन नजर आता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो जल्दी से लाइक करो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में। Read all the related documents carefully before investing.